अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी, लेकिन कल होने वाले मुज़ाकरात में कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश नहीं किए और अब कमेटी अरकान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब कोई पेशरफ तो नहीं हो सकी है, लेकिन हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों मुज़ाकरात और माहौल को मुस्बत करार दे रहे हैं। कल के इजलास के बाद भी दोनों तरफ से अरकान ने बातचीत को मुस्बत और माहौल को खुशगवार करार दिया, लेकिन आज एपिक्स कमेटी के इजलास में 26 नवंबर को लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान तलखी देखने में आई है। वजीर आजम ने 26 नवंबर के एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की है, जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम के 26 नवंबर को गोली ना चलने की बात को नामुनासिब करार दिया है। आज नेशनल एक्शन प्लान के तहत नए साल के लिए अहदाफ और स्ट्रेटजीज का तयन करने के लिए वजीर आजम के जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। कल जो पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा हमने तय किया है उस पर एक साथ अमल पैरा होना जरूरी है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी, मुल्क के अंदर इसकी सहूलतकारी और बलूचिस्तान में होने वाली साजिश के बारे में कहा कि हमें मालूम है कि इसकी कहां से सपोर्ट की जा रही है। आज के इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडे को चैलेंज करार दिया, वहीं 26 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस्लामाबाद पे यलगार करार दिया। वजीर आजम ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान के दुश्मनों का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठ डिजिटल फ्रंट पर एक चैलेंज बन गया है। कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद पर जो यलगार की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जितना झूठ फैलाया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये पिछले आप 3-4 हफ्ते में देख लें कि जो कुछ हुआ, जो इस्लामाबाद पर जो यलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम की जानिब से 26 नवंबर की बात को नामुनासिब करार दिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वजीर आजम ने 26 नवंबर की बात की है कि 26 नवंबर को गोलियां चलने की और हलाकतों पर झूठ बोला गया है, जिस पर मैंने मीटिंग में भरपूर मौक़िफ़ दिया है कि 13 लोग शहीद हुए हैं, जबकि 58 जख्मी हैं और 45 ताहाल लापता है। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियाँ चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए, मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म हैं और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। वहाँ पे इसाक डार साहब मौजूद थे, और वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, जो हमारी बनी है अभी मुरादाबाद कमेटी, तो उन्होंने ये कहा उसके ऊपर कि चूँकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर भी कमीशन में बोला हुआ है, तो इस मसले के ऊपर उस कमीशन में भी बात जो हो रही है कमीशन के बारे में, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसको फिर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी में इजाफे की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत पर आयद करते हुए कहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो दहशतगर्दी नहीं थी, फिर PDM 1 और अब PDM 2 के दौर में दहशतगर्दी बढ़ गई है, जिसकी वजह उनकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं। सूबे में दहशतगर्दी करने वाले सरहद पार से आते हैं और सरहदों की जिम्मेदारी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और फोर्सेस की है। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। अब जब डाटा उठाएगा आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीज़ों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है, और पहले भी गलत थी, और उसके बाद फिर गलत हुई, और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं। जैसे PDM 1 और PDM 2 दो तरह की एरियाज हैं। एक एरिया है आपका बॉर्डर एरिया, बॉर्डर पे दोस्तों तमाम जिम्मेदारी जो है वो आर्मी की है और फेडरल गवर्नमेंट की है, ये तो उन्होंने करना है उसको। उसके बाद आता है नीचे सेटल एरिया। सेटल एरिया की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, मैं उसको ऑन करता हूँ, लेकिन
जाहिर बात है जब बॉर्डर से लोग आएंगे, लोग एंटर होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आके अंदर दाखिल होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो सर्टेन एरिया के अंदर शहरों में आके कार्रवाइयाँ करेंगे। उनको रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर उनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अली अमीन गंडापुर की बात आपने सुनी जो उन्होंने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में की है, लेकिन हमारे जराए ये बताते हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर ने ना ही दहशतगर्दी में इजाफे की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद की है और ना ही बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन 26 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर आजम और वजीर आला अली अमीन गंडापुर आज के इजलास में अपने अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम नजर आए, जबकि कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कैदियों की रिहाई का ज़बानी मुतालबा किया है। अब देखना होगा कि तहरीरी तौर पर यह मुतालबात सामने आने के बाद हुकूमत इन दोनों मुतालबात पर क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्योंकि 2 रोज पहले हुकूमती कमेटी के रुकन और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था अगर तहरीक इंसाफ हमारा ये मुतालबा तस्लीम करती है कि मौजूदा सिस्टम को स्मूथली चलने का मौका दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर पेशरफ्त हो सकती है। जिन लोगों को ये कहते हैं कि वो इनके यानी नज़र में या इनके मौक़िफ़ के मुताबिक सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। हमारी डिमांड ये होगी या है कि मौजूदा जो सिस्टम है उसको जो है वो स्मूथ चलने का मौका दिया जाए और ये ऐसे हंगामों जो कि 24 नवंबर या 26 नवंबर को किया गया, ये चीज़ें जो है वो ना की जाए। अगर एहतजाज करना है तो उस एहतजाज के कुछ असूल बैठ के तय कर लिए जाएं कि जी एहतजाज होगा, उसकी ये नोयत होगी, ये लाइन होगी, ये क्रॉस नहीं होगी। दोनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर अगर साइमल्टेनियसली बात हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूदा सिस्टम के तसलसल की जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। अहम बात यह कि पिछले कुछ दिनों से ये इत्तलात भी सामने आ रही थी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह ऑफर भी की गई है कि अगर वो मौजूदा सिस्टम को चैलेंज ना करें तो उनकी बनी गाला मुंतकली की राह हमवार हो सकती है, जिस पर कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफियों से गुफ्तगू में बनी गाला मुंतकली की ऑफर को मुस्तरद करते हुए दीगर असीरान की रिहाई का मुतालबा किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनी गाला मुंतकिल करने की किसी भी ऑफर की तरदीद की है। अहम बात यह कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर से पहले यानी पीर के रोज 6 जनवरी के दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी सुनाया जाना है। इससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज के बाद यह फैसला मौखर कर दिया गया था। इसलिए अब देखना होगा कि इस बार ये फैसले का ऐलान किया जाता है या इसकी तारीख दोबारा तब्दील कर दी जाती है। इसके अलावा अगले हफ्ते कोई सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच भी 2 अहम केसेस की समाअत करेगा, जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील भी शामिल है। अहम बात यह कि इस केस के पिछली समाअत में अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल का मशरूत इजाजत दी थी, जिसके बाद 85 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी और कल 19 मुजरमान की रहम की अपील मंजूर करते हुए उन्हें माफी भी दे दी गई है। इसके अलावा 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला भी आईनी बेंच 7 जनवरी को ही टेकअप करेगी। हम इन तमाम मामला पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है PML सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हुकूमत और PTI के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई पेशरफ्त तो नहीं हुई है, क्योंकि तहरीरी तौर पर अब तक डिमांड्स नहीं दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन यह कहा जा रहा था कि जो भी इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं। लेकिन आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें 26 नवंबर के मामले पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के दरमियान बहस हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह बताया है कि आज शहबाज शरीफ ने यह कहा मीटिंग में कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे यलगार की गई और उस यलगार के बाद सोशल मीडिया पे गोली चलने का, शहादतों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर ने इसके जवाब में कहा है कि यह गलत बात है, नामुनासिब बात की है उन्होंने, क्योंकि यह मामला ऑलरेडी कमेटी में ज़ेरे बहस है, जो मुज़ाकराती कमेटी है। जरा बताइएगा कि वाकई उन्होंने जब ये डिमांड की हुई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के ऊपर, तो आज ये जो गुफ्तगू हुई है इसके क्या असरात पड़ेंगे मुज़ाकरात पर?
देखें, वज़ीर आज़म ने जो 26 नवंबर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया भर में किया गया, उसकी उन्होंने निशानदेही की या उसको उन्होंने इंडिकेट किया, तो इसमें कौन सी नामुनासिब बात है? क्या ये प्रोपेगेंडा हुआ नहीं है पूरी दुनिया में? कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जी हमारे 45 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो जब उनसे लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा जी लिस्ट हमारे पास नहीं है, वो हम आपको देंगे। 13 लोग उन्होंने कहा कि जी हमारे जो है वो कत्ल हुए हैं। उनकी लिस्ट मांगी गई कि जी बताएं को कौन लोग हैं, वो भी लिस्ट कोई मौजूद नहीं थी। तो मामला ये है कि वो कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि 278 लोग जो है यहाँ पे मारे गए हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने 2019 में जो ननकाना में 2 फ्री कैन के दरमियान जो है वो वहाँ पे जो है वो फायरिंग हुई और उनकी जो डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी जो खून में लथपथ पड़े थे हॉस्पिटल में, उस तस्वीर को किसने शेयर किया कि जी ये इस्लामाबाद में जो है वो हमारे कारकुनों को जो है वो खून में नहला दिया गया है? वो फ़लस्तीन के जो है वो शुहदा की जो एम्बुलेंस की तस्वीर है वो किसने शेयर की पूरी दुनिया में कि जी ये इस्लामाबाद में ये कत्ले आम हुआ है? किसने जो है वो 315 का फिगर दिया? किसने बाद में कहा कि जी हमारे हज़ारों कारकुन जो है वहाँ इस्लामाबाद में डी ग्राउंड में जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया है? तो ये प्रोपेगेंडा जो हुआ है और उस प्रोपेगेंडे हज़ारों सैकड़ों के बाद अब बात आ गई है जनाब 12 पे, 13 पे और 45 पे। तो फिर इसके ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है, ये इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया है वज़ीर आज़म ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके ऊपर एतराज़ और उसके ऊपर जो है वो बहस जो है ये बनती नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कल मीटिंग में जब उनसे ये कहा गया कि 13 लोग जो आप क्लेम कर रहे हैं कि जहां भाग हुए हैं और जो 45 लोग मिसिंग है, आप कह रहे हैं कि उनकी लिस्टें भी आपको नहीं फराम की गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बाकायदा बता रहे हैं कि ये 13 लोग हैं जिनकी जान गई है इस 26 नवंबर के वाकये में। भाई देखें, बात यह है कि मैं मुज़ाकराती कमेटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बात की है लेकिन लिस्टें नहीं दी। हमने उनसे ये कहा है कि लिस्टें दें, हमें दें उन 13 लोगों की लिस्टें। हम मालूम करेंगे कि वो 13 लोग जो हैं वो क्या फायर आर्म इंजरी से जो है वो हलाक हुए हैं, वो कोई गाड़ी के नीचे आया है, कोई कंटेनर से गिरा है, कोई कहाँ पे जो है वो जिसकी जो है वो डेथ हुई है, डी चौक में हुई है, चुंगी नंबर 26 के ऊपर जितनी अंधाधुंध फायरिंग उस दिन जो है वो जुलूस में शामिल लोगों ने की है, उसका किसी ने जो है वो हिसाब लगाया है कि वो फायरिंग जो है वो इतनी किसने की है, क्यों की है, और वो फायरिंग जो है वो कहाँ पे जाके रेंजर्स के अलावा भी किसी और को जाके लगी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों के अलावा भी किसी को जाके वो लग सकती है। तो राणा साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जब सामने लाएंगे वो तो इसके ऊपर हम जो भी वेरिफिकेशन है उसके बाद हम बात करेंगे। तो राणा साहब, मैं ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि उनका एक मुतालबा ये भी है कि 26 नवंबर के मामले पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब पहले क्या कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो आपस में ये तय करेगी कि फैक्ट्स क्या है, या सिर्फ उनका जो मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए उस मुतालबे पर बात होगी कि वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? नहीं शहजाद, हमने इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलना है ना। आप मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन जो है वो किसी फैक्चुअल पोजीशन को असरटेन करने के लिए बनता है क्या इस फैक्ट को असरटेन करने के लिए कि एक सूबाई हुकूमत ने मसल्ला जथा लेके, मसल्ला 15-20 हज़ार लोगों को लेके जो है वो मुल्क के कैपिटल पे हमला किया है, क्या इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें इस टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर? मामला ये है कि अगर ये ऑफेंस हुआ है, ये क्राइम कमिट हुआ है कि किसी ने किसी को जो है वो फायर किया है या किसी को हलाक किया है, उसकी कंप्लेंट होगी, उसकी FIR होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जुडिशल कमीशन जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस FIR की? अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर ट्रायल कहाँ पे होगा? तो राणा साहब, फिर ये इस तरह से तो नहीं मामला होते कि बस आप जो मर्जी आप अपने ज़हन में बात बनाएं और उसके बाद कहें कि जी ये भी बना दें वो भी बना दें। लेकिन राणा साहब, मैं फिर ये सोचने पे मजबूर हूं कि फिर ये मुज़ाकरात फिर ये आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि जहां पे वो ये कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से क्लेम किया गया कि गोली तो चली नहीं, फिर बाद में सागडा साहब ने कहा नहीं हवाई फायरिंग हुई थी, और फिर किसी ने ये कहा कि नहीं वो फायरिंग तो जो है वो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने की थी, बाद में ये क्लेम भी आ रहे हैं। तो अब अगर अभी तक 26 नवंबर पर अगर आप लोग अपनी पोजीशन पे कायम है तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे फिर इस मामले पर?
वो भाई जो कहते हैं कि 13 आदमी जो है वो हलाक हुए हैं, वो 13 आदमी जो हैं उनमें से कोई बंदा, कोई किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, किसी का पार्टी का बंदा वो आके कहेगा ना कि जी ये बंदा मेरे साथ खड़ा था, इसे फलां ने इसको फायर किया और ये आदमी जो है ये हलाक हो गया है। उसकी FIR पहले दर्ज होनी है या पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का जुडिशल कमीशन बनना है? ये क्राइम कमिट हुआ है ना, ये कोई फैक्चुअल पोजीशन तो नहीं है कि उस फैक्चुअल पोजीशन को असरटेन करने के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनना है। तो मामला यह है कि लॉ में हर चीज़ का एक तरीक़ाकार दर्ज है। जब वो बात करेंगे उसके जवाब में, जैसे उन्होंने कल कहा कि जी हमारे बंदे छोड़ें जी आप पहले, तो मैंने क्वेश्चन किया या मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा जी देखें आपके बंदे जो हैं वो किसी जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत तो नज़रबंद नहीं है, वो सारे जुडिशल कस्टडी में है, वो अदालतों में उनके केसेस हैं। तो राजा सलमान अकरम साहब ने कहा कि जी हाँ हमें ये मालूम है, लेकिन आप उनकी ज़मानतों के रास्ते में हायल ना हो। चलें ये एक बात सामने आ गई ना जी कि वो हमें आप लिख के देंगे कि जी हमारे लोग जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो जेल में हैं, हुकूमत उनकी ज़मानतों के रास्ते में हायल ना हो। हम इसके ऊपर अपनी लीगल टीम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद उनको जवाब देंगे। सही। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है ना कि एक अगर कोई शख्स किसी केस में छूट जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में पकड़ लिया जाता है, तो क्या इस पर भी हुकूमत गौर कर सकती है कि ठीक है बार बार, क्योंकि ये तो कई इमरान खान के अलावा भी कई लीडर हुआ है ना कि एक केस में छोड़ देते हैं, दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। देखें बात ये है कि ये काम हमारे साथ भी होता रहा है, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुल्क के वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस मुकदमे को जो है वो डिस्चार्ज कर दे। उस FIR को डिस्चार्ज करने का इख्तियार जो है वो अदालत के पास है। इस मरतबा ये 24 और 26 नवंबर को 22 FIR दर्ज हुई हैं। उन 22 FIR में से 8 FIR अदालतों ने क्वैश कर दी हैं, खारिज कर दी हैं, डिस्चार्ज कर दी हैं। वो बाकी 14 जो वो भी करवा लें। अच्छा राणा साहब, मामला कि अगर झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज होता है, बेबुनियाद दर्ज हुआ, उसका एक यानी वो कानून जो हमें पढ़ाया जाता था, हमें बताया जाता था कि जी क्या हुआ अगर आपके ऊपर 15 किलो हीरोइन पड़ गई तो आप जाएं ना अदालत में जाके अपनी सफाई दें, वहाँ पे अपने गवाह पेश करें, वहाँ से जाके बरी हो जाएं। तो मामला ये है कि ये वो कानून जो हमें समझाया जाता था, हमें बताया जाता था, उसी कानून को वो खुद भी देख ले। अगर उसमें को हमारे करने वाला काम है हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। लेकिन राणा साहब आप ये बता रहे हैं कि जो रिहाई वाला मामला है उस पर भी कानूनी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं और आप कह रहे हैं कि लीगल टीम से हम बात करेंगे, लेकिन मामला क्या लीगल टीम का है या सियासी है? क्योंकि आपने तलत हुसैन साहब को एक इंटरव्यू दिया पिछले हफ्ते जिसमें आपने ये बात की, इनफैक्ट इसी हफ्ते आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि उनके इस मुतालबे पर गौर किया जा सकता है अगर वो इस डिमांड को, इस मुतालबे को माने कि वो सिस्टम जो इस वक्त हुकूमत है उसको स्मूथली चलने देंगे, उसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे, बार बार इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज नहीं करेंगे। तो क्या ये आपकी तरफ से डिमांड है कि इस सिस्टम को चलने दें और फिर आपकी जो रिहाई का मुतालबा है उस पर गौर किया जा सकता है? ये आपने खुद बात कही थी। देखें शहजाद, बात यह है कि अदालत ज़मानत तो लेनी है अदालत ने। अदालत हमारी मुखालफत के बावजूद भी ज़मानत ले सकती है, हमारी मुखालफत की वजह से अदालत जो है वो हमारे हक़ में और ज़मानत ख़ारिज भी कर सकती है। अब मामला ये है कि अगर वो हमें ये कहते हैं, लिख के देते हैं कि जी इन लोगों को बाहर आने दें और इनकी ज़मानतों की मुखालफत ना करें, तो क्या हमें ये बात करने का हक़ आप नहीं देते कि हम उनसे कहें कि जनाब ये बंदे जो हैं, ये ऐसा ना हो कि ये दोबारा जो है मुसल्लह हो के जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें? क्या इतनी भी जो है वो इजाज़त नहीं होगी कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने आज अगर इतनी बात कर दी कि जी ये प्रोपेगेंडा जो है वो हुआ है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर ही जनाब सीख पा हो गए, एतराज़ हो गया कि जी वज़ीर आज़म ने ये बात क्यों की है? तो क्या हम इतनी बात भी नहीं कर सकेंगे? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर रिहा कर दिया फिर ये खदशा ना हो कि वो यलगार हो दोबारा, या फिर ये आपकी डिमांड है, जैसे उनकी डिमांड है ना कि लोगों को रिहा करें, तो आपकी डिमांड है कि सिस्टम चलने दे, हुकूमत चलने दे, तो फिर आपकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी? नहीं डिमांड, देखें डिमांड का शहजाद तरीका तो ये होगा कि जब हमें ये इन ब्लैक एंड वाइट देंगे कि जी आप ये ना करें, आप ये करें,
या हमें ये रिलीफ दें, या आप इससे इस बात से पीछे हटें, या ये काम करें। तो वो जब फिर मामला है वो, क्योंकि कमेटीज़ का तरीक़ाकार यही है कि जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो कमेटी आगे वापस जो है वो रिपोर्ट करेगी वज़ीर-ए-आज़म को। वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर फिर जितने भी बाकी जिन लोगों से वो मुनासिब समझेंगे मशवरा करेंगे, पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक राय होगी कायम कि जी ये करना है, ये नहीं करना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर ये करना है तो उसके मुतबादिल जो है उनको ये बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब फाइनल होंगी तो फिर हम उनको जवाब जो है वो इन ब्लैक एंड वाइट ही देंगे, लिख के देंगे हम उनको। अच्छा राणा साहब, ये आपके लिए सरप्राइजिंग रहा कि कल भी उस मीटिंग में तहरीरी तौर पे उन्होंने अपने मुतालबात नहीं पेश किए, जबकि जल्दी भी उनको है। वो कहते हैं कि 31 जनवरी से पहले ये मुज़ाकरात का कोई ना कोई कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी तहरीरी तौर पे नहीं दे रहे। इसकी वजह आपको क्या लगती है? वाकई इमरान खान से मुशावरत करनी थी, जो पहले भी हो चुकी है, या कहीं ना कहीं मामला 190 मिलियन पाउंड केस से भी मुंसलिक है कि उसका फैसला क्या आता है और फिर उसको देख के तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना चाहती है? देखें, वजह तो मुझे शायद जो है वो मेरी असेसमेंट में मुझे बिल्कुल मालूम हो, लेकिन क्योंकि मैं मेंबर हूं कमेटी का तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिसके ऊपर फिर एतराज़ हो कि जी आप इन चीज़ों को सबोताज कर रहे हैं। मामला ये है कि मतलब वजह आपको पता है लेकिन आप बता नहीं सकते, ये कह रहे हैं आप? से पहले भी और बाद में भी वो धमकी देते हैं कि जी बस 31 जनवरी से हमने आगे नहीं आपको जाने देना, लेकिन 31 जनवरी से पहले 15 दिन उन्होंने खुद, यानी 30 में से 15 दिन उन्होंने खुद ले लिए हैं। हालांकि अगर वो कल हमें इन ब्लैक एंड वाइट अपने चार्टर ऑफ डिमांड दे देते जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, तो इस मीटिंग में जो अब ये नेक्स्ट वीक होगी तो हम उसको अपना जवाब, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि हम भी उसके ऊपर कोई 2-4 दिन गौर व फिक्र करके अपने लोगों से मशवरा करके तो हम जवाब दे देते। उसके बाद फिर उनका सवाल या उनकी डिमांड हमारा जवाब, उसके ऊपर बैठ के बात हो जाएगी। वो कोशिश करेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता, कोई करीबी जो है वो जो रिजॉल्व पॉइंट है वो उसके ऊपर आ जाएं। तो अब ये है कि उन्होंने 15 दिन जो है उन्होंने खुद जो है वो ज़ाया किए हैं या ले लिए हैं। तो अब उन्हें, मेरा ख्याल है 31 जनवरी की बजाय उन्हें अब 28 फरवरी की डेट जो है ना वो वहाँ तक उनको बढ़ाना चाहिए। ये हम बात भी करेंगे उनसे वैसे नेक्स्ट मीटिंग में। अच्छा, आप ये कहेंगे क्योंकि आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो फिर इस डेडलाइन जो आपने खुद दी हुई है 31 तारीख की, उसको मजीद आगे बढ़ाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी बातों से लग रहा है कि वजह आपको पता है, असूली तौर पे बढ़ानी चाहिए। सही है। तो 190 मिलियन पाउंड का मामला, या फिर कुछ लोग ये भी असेस कर रहे हैं, राय है कि शायद 20 जनवरी को ट्रंप आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद पीटीआई चाहती है उनकी जरा पॉलिसी देखें, वहां से क्या स्टेटमेंट आता है, फिर हम जरा शायद हो सकता है कि बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन पे उस वक्त। देखें, हो तो ये दोनों चीज़ें सकती हैं, या उनके ज़हन में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये बात करूँगा तो वो फिर समझेंगे कि आपने हमारे ऊपर ये जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन बहरहाल हमें ये उम्मीद थी कि वो कल हमें इन ब्लैक एंड वाइट देते। अगर उन्होंने नहीं दिया, नेक्स्ट वीक देंगे, इसमें कम से कम जो है वो 15 दिन 10-15 दिन का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं कि वो डेट बढ़ाएं। हाँ, मैं लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है उस पर तो बाकायदा तहरीरी तौर पे मुतालबात दर्ज है। वो जर्नलिस्ट से बात करते हुए भी अपने मुतालबात बता रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लोग, आज भी उमर रयूफ साहब ने बताया कि ये हमारे मुतालबात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो लिख के देना क्यों नहीं चाह रहे इसको, उसमें क्यों टाइम चाह रहे हैं? शहजाद ये नामुकम्मल हैं। नहीं शहजाद ये नामुकम्मल हैं। आप मुझे बताएं कि ये कह देना कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं। वो भाई जुडिशल कमीशन जो किस बात पे बनाएं? टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या इस बात पे जुडिशल कमीशन बना दें कि जुडिशल कमीशन ये बात असरटेन करे कि क्या एक सूबाई हुकूमत ने मुसल्ला लोगों को साथ लेके वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है वो चढ़ाई की है? ये टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर बना दें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है वो जुडिशल कमीशन। अगर सिर्फ यही बात है कि जुडिशल कमीशन बना दे तो बना देते हैं, जुडिशल कमीशन वो सर्टेन कर देगा। तो मामला ये है कि इसमें असल तो बात वो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुकर्रर होंगे, उसके ऊपर तो उन्होंने कोई बात नहीं की कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे और जुडिशल कमीशन बना दें। ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर जब वो बात करेंगे उसका जवाब हम देंगे, फिर वहाँ पे बैठ के जो है वो डिस्कशन होगी। वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो कैसे रिहा कर उनके क्लेम है कि उनके लोगों को जख्मी किया गया, देखे ना जहां बाग किया गया, वो तो चाहेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस उस हवाले से हो ना। लेकिन मुझे बताइएगा कि ये भी बात सामने आई है ना कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के,
उन पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। तो ये डिमांड अगर आती है तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी उस पर? चले वो जब डिमांड करेंगे तो उसके ऊपर पोजीशन तो होगी। उसकी वजह ये है कि वो सीनियर तरीन जो जजेस हैं, तो अब उसके मुताल्लिक तो फिर बड़ी यानी कहानी लंबी है, उसके ऊपर मैं अब क्या बात करूं। तो ये फिर जब वो बात करेंगे तो फिर उनसे उसका जवाब हम बाकायदा उनको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जुडिशल कमीशन में इस तरह ये निशानदेही कर सकेंगे कि जी फ़लाँ जजेस का कमीशन बना दें। ये तो उनके साथ ज़्यादती वाली बात है, उनको डिस्प्यूट करने वाली बात है। ऐसा उनको वैसे करना नहीं चाहिए और मेरा ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भला करेंगे तो ठीक है, हम उसका जवाब देंगे। चले, जर्नलिस्ट से बात करते हुए तो ये बात सामने आई थी, लेकिन ये बताइएगा राणा साहब, क्या आपकी पार्टी में भी क्या एक डिवाइड मौजूद है? क्योंकि पिछले हफ्ते आपने बात की कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनको खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हमने भी अपने जो भी बातचीत होगी उनके पास लेके जानी है, लीडर्स के पास, तो उनको मुज़ाकरात में होना जरूरी है, जो कि इस वक्त रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि दूरियां भी हैं और इस वक्त इमरान खान जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मोहतात रहिएगा, कहीं रुल ना जाए आप लोग। आज अमीर मुकाम साहब ने कहा है कि कुछ नहीं निकलना इस कमेटी के इजलास से। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने भी कहा है कि उनको भी कोई पेशरफ्त होती हुई नहीं नजर आ रही इस कमेटी से। तो क्या एक डिवीजन मौजूद है आप लोगों की सफों में भी कि क्या मुज़ाकरात करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, देखिए वो जो मैंने जो बात की थी ना, वो खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जी जो लीडरशिप है उनको ये करना चाहिए। मैंने तो इस रेफरेंस में बात की थी कि इस वक्त जो बात हो रही है, तो क्या हमारी शक्ल में, हमारी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब की बात ही हो रही है। हम तो कोई बात वहाँ पे ऐसी नहीं करेंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के बगैर हो, या उनकी अप्रूवल के बगैर तो हम वहाँ पे कोई चीज़ कंसीड नहीं करेंगे। द सेम इज़ द पोजीशन विद पीटीआई मेंबर्स एंड सेम इज़ द विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी। तो मैंने तो उस रेफरेंस में बात की थी कि ये बात भी जो है ये लीडरशिप की ही मर्ज़ी से हो रही है, और ये कमेटी जो पीटीआई ने बनाई है वो इमरान खान साहब ने ही बनाई है, और ये कमेटी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, उन्होंने यकीनन पार्टी लीडर से जो है वो इजाज़त जो है वो लेके या उनकी अप्रूवल से बनाई है। तो इसमें कोई डिवाइड नहीं है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, दूसरे किसी सीनियर साथी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन डिवाइड नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए बाकायदा पार्टी लीडर की अप्रूवल से प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी नामजद की है। तो डिवाइड फिर कहाँ हुई? डिवाइड तो फिर कोई नहीं है। पार्टी ने जब ये फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने मुकर्रर कर दी और वो कर रही है। देयर इज़ नो डिवाइड। राय अपनी हो सकती है। आज एपिक्स कमेटी के इजलास में कह सकता है कि जी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कोई कह सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। राणा साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल पे जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जब तक हुकूमत थी तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है वो PDM 1 और अब जो आपकी मौजूदा हुकूमत है उसके दौर में हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी आप पर आती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जिसको जो हुकूमत कहती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी जिम्मेदारी फोर्सेस पे आती है, आर्मी पे आती है कि वो उसको रोके। वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो सेटल्ड एरिया में है, तो वो जिम्मेदारी इसकी या वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं, या कह रहे हैं ज्यादा जिम्मेदारी फोर्सेस पर आती है, आर्मी पे आती है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके। जो आर्मी की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो सेक्रीफाइसेस आर्मी के ऑफिसर्स और सोल्जर दे रहे हैं, उससे बढ़ के और कोई जिम्मेदारी पूरी करने का कौन सा तरीका है? आप ये रोज़ देख रहे हैं कि कितने कितने जवान, जर्री और ख़ूबसूरत ऑफिसर जो हैं, सोल्जर जो हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बंदा देख के जो है, बंदे का जो है वो बंदा दहल जाता है कि यार ये इतने जवान और ख़ूबसूरत नौजवान जो हैं, ये इनके माँ बाप, इनके बहन भाई किस तरह से जो है वो ये सदमा बर्दाश्त करते होंगे इनकी जुदाई का। तो ये रोज़ का मामूल है, रोज़ का, यानी ये कोई जो है वो 2 दिन का वक्फा नहीं होता कि कहीं ना कहीं से जो है ये ख़बर आती है। इससे बड़ी और कुर्बानी जो है वो या ज़िम्मेदारी पूरा करने के लिए जो है वो फ़ौज या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के बाकी जो शोहदा हैं, इससे बढ़ के और कोई क्या कर सकता है? बाकी जो अंदरूने सूबा हो रहा है, जो ये अपना वो डिस्ट्रिक्ट कुरम में हुआ है,
और बाकी जो कहते हैं कि 15 अजला में मगरब के बाद जो होता है वो किसकी जिम्मेदारी है जी? वो जिम्मेदारी जितनी पूरी हो रही वो सभी को पता है ना। तो मामला ये है कि ये हर कोई अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी पे रहे और दूसरे की जिम्मेदारी पे ऊपर जो है वो ध्यान कम दे, तो मेरा ख्याल है कि फिर सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अहम बात यह कि उन्होंने ये बात आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग में नहीं की है, क्योंकि जो लोग वहां पे मौजूद थे उनसे हमने चेक किया, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पे ऐसी बात नहीं की कि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की ज्यादा है या फिर बॉर्डर एरिया में आर्मी की ज्यादा है। वो उन्होंने बाहर जब सवाल हुआ मीडिया में तो उन्होंने इस पर बात की है। लेकिन अब आपको लगता है कि 2024 क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक साल था दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के लिए, 2025 में वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, आर्म फोर्सेज हो, वो मिलकर कलेक्टिवली सूरत हाल को बेहतर बनाने के में कामयाब होंगी? जी यकीनन कामयाब होंगी। और इस बारे में जो एक अग्रेसिव पॉलिसी आर्मी चीफ जो है वो बनाने जा रहे हैं और जिसका आपने ये पिछले दिनों में जो कार्रवाई जिस तरह से हुई है उसकी वजह यह है कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और ख़ास तौर पे आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स का जो है वो नुकसान पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ है। एक वाक़े में जो है वो 16 जो है वो हमारे जो है वो नौजवान जो है वो उन्होंने शहादत पाई है। तो इसलिए इसमें जो है वो यकीनन एक ऐसी तब्दीली आएगी कि वो लोग जो इतना बड़ा नुकसान करने के लिए जो है वो हमारे बॉर्डर्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो जहां से चलते हैं, जहां पे ये तैयारी करते हैं, वहां तक पहुंचा जाए। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में ये तब्दीली आ चुकी है, ये आगे इम्प्लीमेंट होगी और ये जो इतना नुकसान हुआ है पिछले दिनों में, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगले दिनों में जो है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात और आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे तो कल की मीटिंग के बाद भी दोनों अतराफ से ये कहा गया कि अच्छे मुस्बत माहौल में मुलाकात हुई है, पेशरफ्त होने की उम्मीद का इजहार भी किया गया, लेकिन आज 26 नवंबर पे जो पोजीशन सामने आई है तहरीक इंसाफ की चीफ मिनिस्टर के जरिए और शहबाज शरीफ साहब की, वो तो ऐसा लगता है कि आप अपनी अपनी पोजीशंस पर कायम हैं। वो कहते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी नामुनासिब बात हुई आज एपेक्स कमेटी के इजलास में। और अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने हकायक बताए हैं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल आप लोगों की तरफ से किया गया था, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? नामुनासिब क्यों करार दे रहे हैं? तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे शेख साहब, क्योंकि आप लोगों की तो डिमांड है कि 26 नवंबर के वाकयात पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। देखें जी, अगर 26 के कत्ताल के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान दरोग गोई करेंगे तो वजीर आला KP उसे नामुनासिब भी कहेंगे। मेरे ख्याल में आदाब का ख्याल रखते हुए तो एहतरामन यही कहा जा सकता था उस मीटिंग के उसमें जहाँ पे सब लोग मौजूद थे कि ये नामुनासिब है, और बिल्कुल ये नामुनासिब है। आपने आर्टिकल 245 लगाया और गोली चलवाई, आप उस कत्ताल के जिम्मेदार हैं। जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग फॉर अ डायलॉग इन अ कमेटी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 26 का जो कत्ताल है उसको डाइल्यूट होने देंगे, या उसका ये मतलब नहीं है कि हम तो डील कर रहे हैं कि हम आपको उधर जो है वो स्पेयर कर देंगे और आप उसके बारे में जो मर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश करें और यहाँ हम अपने लिए बंदे निकाल लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने मीटिंग में भी, कमेटी में भी, और वहां राणा साहब भी मौजूद थे, हमने 26 के शहीदों के लिए इंसाफ मांगा है, हमने असीरों के लिए इंसाफ मांगा है, हमने मिसिंग पर्सन्स की जो है बाजियाबी की बात की है। और कोई अगर ये समझे कि जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द टेबल तो हम वो शुहदा को भूल जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा और ना इससे कोई रखे। मेरे ख्याल में वकास साहब इस पर कहा, राणा साहब ने कहा कि कल मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की कि हमारे 45 अफराद मिसिंग हैं, तो हमने कहा कि उनकी लिस्ट दे दें, तो उन्होंने कहा वो अभी हमारे पास नहीं, हम बाद में दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 13 अफराद हमारे शहीद हुए हैं, हमने कहा वो लिस्ट दे दें, नाम बता दें, नाम पता बता दें, तफसीलात बता दें। वो कह रहे हैं वो भी अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। ये राणा साहब ने कहा है, तो क्या आप लोग तैयारी के साथ नहीं गए थे? मेरी बात सुने आप, नहीं मेरी बात सुने आप, मतलब 13 शहीदों की लिस्ट वजीर हैं राणा साहब हमसे मांग रहे हैं।
इंटीरियर मिनिस्टर के पास लिस्ट नहीं है, जो इदारे उनके नीचे है स्पेशल बना के उन्होंने लिस्ट नहीं दी है, उनको सीटीडी ने लिस्ट नहीं दी है, मीडिया में उन 13 शहीदों के लवाहिकीन से आपके एंकर्स ने इंटरव्यूज करके अपनी फेसबुकों पे चढ़ाए हुए हैं। हो सकता है एट हैंड जब मांगी गई हो उस वक्त अली अमीन के पास ना हो, तुसी राणा साहब ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भेज देना, ਜਿਹੜੀ शायद चाहिए मैं भेज हाँ, वो कह रहे मीडिया पे तो आप कह रहे उस वक्त नहीं पेश की गई, तो वो दे देंगे आप, फिर आप कह रहे हैं उस वक्त हम तो नहीं देखे, उस वक्त हम साथ तो नहीं लेके गए थे ना, हम दे देते, अभी दे देता हूं मैंने, तुसी हुणे राणा साहब का नंबर दो, मैं हुणे राणा साहब को सारी तफसील भेज देना। नहीं, मेरे ख्याल से वो मीटिंग प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे हमें दी जाए, तो जब अगला इजलास होगा आप लोग दे देगा उनको वहां पर। वो कौन सा कोई ऐसा कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से राणा साहब जो थे वो उनकी और पोजीशन और होगी, वो केड़े को ऐसा काम हो गया, मीटिंग दूसरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं हुणे भेज देना राणा साहब अभी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, और मैंने भी सवाल भी किया कि इतनी मिस इन्फॉर्म्ड हुकूमत है शहजाद भाई, इतनी मिस इन्फॉर्म्ड हुकूमत है कि वो कह रहा है मैं मंगी तो ऊपर जेब में पा के लेके आया सी, हो सकता है उसने समझा हो कि ये उस एजेंडे पे नहीं है, सो व्हाट, बाद में दे देते। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे बताएं शेख साहब, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि 31 जनवरी डेडलाइन है, और ये डेडलाइन इमरान खान की तरफ से आई कि मुज़ाकरात इसमें मुकम्मल किए जाए, फिर क्या वजह है कि पिछली मीटिंग में आप लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दें ताकि हम रिटर्न में अपने डिमांड्स दे सकें, मुलाकात हो गई, फिर कल मीटिंग में ये पता चला कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा मुलाकात करनी है, अभी रिटर्न मुतालबात नहीं दे सकते, क्या वजह? आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग जल्द करें। नहीं, मैं जरा आपकी ये क्रोनोलॉजी थोड़ी दुरुस्त कर दूं शहजाद भाई, ऐसे नहीं था, हमने कहा था मुलाकात कराएं तो रिटर्न देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं था। हमने ये कहा था कि अगर मुलाकात ना हुई तो 2 की जो मीटिंग है, जो पिछली मीटिंग है, वो बेमानी होगी, बिल्कुल ये लफ्ज कहे थे। और उस हवाले से जब उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दे दें, तो पार्टी ये समझती थी कि 2 सारे इश्यूज हैं, इसमें कौन सी रिटर्न वाली बात है, ये क्यों बात बजद है कि रिटर्न के हवाले से। मगर क्योंकि अगेन मैं हर जगह यही कह रहा हूँ कि मेरा इस्तेकाक नहीं है, हमारी मुज़ाकराती कमेटी बैठी दोबारा उनके साथ, और उनकी भी मुज़ाकराती कमेटी बैठी, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न दे दें। हमने कहा अगर ये बात है कि आप रिटर्न के अलावा आगे चलने को तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, मगर उस हवाले से हमें खान से तफसीली मुलाकात चाहिए, पिछली दफा की तरह नहीं कि एक छोटे से कमरे में रिकॉर्डेड मुलाकात हो, तफसील भी ना हो, कोई लंबा चौड़ा खाता भी ना हो, आप उनसे बात भी ना कर सकें। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे एंड पे, आपके तो लीडर मौजूद हैं, आप मिनट बाद उनसे गाइडेंस लेते हैं, सानू भी तुसी जेल एक्सेस जो जरा साडा राइट भी है, शेख साहब इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। आज उमर अयूब साहब ने जबानी वो 2 मुतालबात दोहराए, इमरान खान के एक्स अकाउंट पे वो 2 मुतालबात दर्ज है, उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा था कि ये 2 मुतालबात हैं, तो कल तहरीरी तौर पे देने में क्या कबाहत थी फिर? नहीं, वी नीड टू डिस्कस थिंग्स विद इमरान खान साहब। देखें, इस तरह की चीजें जो लिखी जाती हैं तो बड़ी कॉशियसली वर्डेड होती हैं, और उसमें हम कोई ऐसी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहते जो खान साहब जो लेटर स्पिरिट में कल खान साहब ये अगर कह दें कि जी मेरा तो ये मकसद नहीं था, तो फिर हम अपने वर्ड पे वो नहीं होना चाहते थे। केड़ी एदी मुसीबत है, केड़ी मौत पैदी है, जलसे वास्ते जेल खुला चढ़ी सी, तो उन्होंने भी आगे से कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं फैसिलिटी, अल्लाह खैर सलाम। मेरे ख्याल में इसमें से हमें कोई नुक्ता निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है उन्होंने कि क्योंकि अब आप लोग ज्यादा वक्त ले रहे हैं और मजीद आपको वक्त चाहिए तहरीरी मुतालबात के लिए, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 31 जनवरी की जगह डेडलाइन 28 फरवरी ले जाए, क्योंकि वक्त आप लोगों को दरकार है। तो क्या इस पे फ्लेक्सिबल होगी आपकी पार्टी? मेरी बात सुनो, देखो आप संजीदा गुफ्तगू अगर शुरू करेंगे ना, जब अभी तो सिर्फ चीजें वो शुरू हो गई, संजीदा गुफ्तगू का दौर तो नहीं शुरू हुआ, अभी तुम कह रहे हो लिख के दो, जब आप ये कर लेंगे तो और हमें आपकी संजीदगी नजर आई तो खान साहब के सामने ये बात रखी जा सकती है। मगर ये खान ही ये क्राइम आगे पीछे डेडलाइन कर सकता है ना कि कोई कमेटी या मैं तो नहीं कर सकता, तो आप कोई संजीदगी तो दिखाएं। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते से ये चल रहा था कि 2 तारीख को तहरीरी मुतालबात देगी तहरीक इंसाफ, और ये 1 हफ्ते से ये खबरें चल रही थी, और आप लोग भी कह रहे थे कि हमने इसीलिए वक्त मांगा है। मेरी गल सुनो जी, कायद साडा अंदर है, तीर रात साडे ने, शहादतां साडियां हुई ने, साडे तो बाद किके नु जल्दी हो सकती है, देयर इज नो इशू अबाउट इट। वहां जो अंदर चीजें हुई हैं वो आपके सामने है, हम देना ही नहीं चाहते थे इन राइटिंग को, तो नहीं बनती है, 2 चीजें हैं, बट वो बजिद है कि रिटर्न दो तो चलो ठीक है, हम इसमें रखना नहीं पैदा करना चाहते। ठीक है जी, खान साहब मिल लेने तो तुहानू दे छड़ांगे, ये केड़ी गल है अपना इस पर आपका क्या व्यू है? आपकी और आपकी कमेटी का आप लोगों में मुशावरत तो भी होगी कि असीरान की रिहाई कैसे हो, क्योंकि अभी राणा साहब ने कहा है, कल भी वो कह रहे थे कि देखें हमने मीटिंग में भी बताया कि एग्जीक्यूटिव के पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है ना, केसेस बने हुए हैं चाहे झूठे हो सच्चे हो, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है वो तो फॉलो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा एक पॉइंट सामने से आया था कि जमानतें जो होती है उसमें आप रुकावट ना बने, कह रहे चले वो पॉसिबल अगर होगा तो लीगल टीम हमारी कर देगी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चले वो तो राणा साहब भी हमें बातों में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चले मैं आपको बता देता हूं। बात यह है कि ये सारे नाहक लोग कैद हैं,
ये सारे झूठे केसेस तो इन्हीं के बनाए हुए हैं ना, ये तो मान लेना। आईओ ते ਤੁਹਾਡੇ ही ने ना, पुलिस ਤੁਹਾਡੀ है, मुदई भी ਤੁਹਾਡੇ ही ने, सारा कोई ਤੁਹਾਡਾ है। सारे झूठे केसेस हैं जो आपके बनाए हुए हैं। इसीलिए हम बार बार जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो चले आप अदालतों में चले गए। अब ये कहते हैं जी कि साडी, मैं ये कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जुडिशल प्रोसेस पे असरअंदाज ना हो, तो खत ना लिखने पड़े जजों को, जैसे 6 हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखे थे, जैसे एटीसी मियांवाली के जज ने खत लिखा था, जैसे फैसलाबाद वाले ने खत लिखा था, जैसे यहाँ भी एक लाहौर वाले ने भी खत लिखा था। कहने का ये मकसद है, डोंट आप उस जो प्रोसेस है, क्योंकि केसों के पल्ले है कुछ नहीं, बरियत के केस हैं, सारे केस फैसलों के ऊपर है या पक्की जमानतों के ऊपर है। आप अगर उस पर असर नहीं होंगे तो थ्रू लीगल प्रोसेस ही अगले बंदे हफ्ते डेढ़ के अंदर निकल जाएंगे। बहुत से जज जिन्होंने हिम्मत की, उन्होंने तो तहरीरी तौर पे आप ये लिख कर देंगे कि हुकूमत या प्रोसिक्यूशन जो है वो असरअंदाज ना हो। बेसिकली हुकूमत जो है या इदारे जो है वो प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज ना हो। मैं तहरीर आपसे नहीं सर, इंज ना करो ना शहजाद भाई, इंज ना करो कि मेरे तो तुसी तहरीर इत्थे करवाओ। तहरीर लिखण वास्ते ते असीं टाइम ले आए ते खान साहब ने मुलाकात, तुसी मेरे मुंह जो तहरीर क्यों कटा रहे हो? कोई ऐसी तहरीर नहीं, बस हम तो एक सिंपल चीजें होंगी। खाली अभी तो एक सोच विचार कर रहे हैं ना इस पर हम कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। लेकिन मुझे बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का जो अभी फैसला पहले कहा था कि आएगा और अब कहा है कि 6 जनवरी को आएगा, क्या उस हवाले से भी कोई आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि पहले देख लेते कैसा फैसला आएगा? और साथ में ये भी इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही है, पार्टी ने, मैं ये अफवाह भी साथ में बोलूं कि ये इमरान खान ने पहले ही डिमांड रख दी है कि बुशरा बीबी दोबारा जेल नहीं जाएंगी। क्या ऐसी भी कोई डिमांड है आपकी और इसीलिए क्या वेट एंड सी किया जा रहा है? इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई डिमांड नहीं रखी है। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की है। पिछले 1-2 दिनों से ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियां हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में और बहुत से अननोन ट्विटर अकाउंट से कई फजूल बेहुदा लुफ किस्म की और इररेलेवेंट किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, बुशरा बीबी के हवाले से, साहिबा के हवाले से, मुज़ाकरात के पास रहने के हवाले से, उनके दूर रहने के हवाले से, नॉनसेंस किस्म की बातें हैं। खान साहब ने कोई डिमांड नहीं रखी, खान साहब ने कोई डील नहीं रखी। बल्कि अगर आपको मुज़ाकराती कमेटी की गुफ्तगू का पता हो तो उन्होंने कहा कि जो फैसला जो मर्जी हो 6 को, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि ये पिछला जो माहौल था उसके मुताबिक तो ये सजा सुनाने जा रहे थे, जो माहौल कोर्ट का था, जैसे वकील ने बताया, क्योंकि ये बरियत का केस है जी। फैसला कुछ भी हो, जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो हमारी तरफ से डिसरप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी संजीदगी देखना चाहते हैं, उसकी पेशरफ्त देखना चाहते हैं। अच्छा। हमने किसी भी चीज को किसी चीज से, आज मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद भाई किसी ने सवाल किया, क्योंकि मैंने आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिविल नाफरमानी के हवाले से और लोगों को बावर कराया इमरान खान साहब का पैगाम दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि खान आपसे खास मोहब्बत रखता है और आप हिम्मत करें, ये लोग आपको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उस पे एक आदमी ने कहा जी एक तरफ मुज़ाकरात है, दूसरे पासे सिविल नाफरमानी। मैं कभी एक पासे मुज़ाकरात है, दूसरे पासे 6 ਨੂੰ सजा, ਅਸੀਂ को इतराज कीता जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ है? तो लेकिन आप ये कह रहे हैं शेख साहब कि चाहे 190 मिलियन पाउंड केस में या किसी और केस में बुशरा बीबी इमरान खान दोनों को सजा हो जाती है, उनके खिलाफ फैसला आता है, तब भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहेगा? सर देखिए वो बरियत के केस हैं। नहीं वो तो चले आपकी नजर में है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर सजा हो जाती है, सुने अगर उनको सजा सुनाते हैं तो उसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि अगले 7, 8, 10 हफ्ते ये मई तक प्रोसेस चला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, दोबारा हमें केस फाइल करते, जमा तफरीक पेश होते, पहली पेशी पे केस फाइल हो जाएगा, पर चीजें मई तक आगे चली जाएंगी। उस दौरान बैरूनी दुनिया जहां ह्यूमन राइट्स के अंदर बात करना कोई मुदाखलत नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी वो ये हुकूमत कैसे ये इतना बड़ा वो बर्दाश्त करेंगे, इतना अरसा जब तक वो हाई कोर्ट में लग नहीं जाता और इतना टाइम बीच में लग जाएगा। तो हम बिल्कुल आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए उसको इसके साथ नथी नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा तो उनको सजा हो जाएगी, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वो तो एक लंबा प्रोसेस ही होगा फिर। लेकिन दूसरा मुझे ये बताइएगा, इसकी संजीदगी या गैर संजीदगी, ये इमरान खान साहब का कल बयान आया कि अगर मुझे बनी गाला जो शिफ्ट करने की बात की जा रही है, मैंने उसको मुस्तरद कर दिया है। क्या बाकायदा ऐसी कोई पेशकश बिलावास्ता की गई है इमरान खान को, या वैसे ही जो खबरें गर्दिश कर रही थी उस पर उन्होंने अपना एक एनालिसिस दिया है और व्यू दिया है? बिलवास्ता कोशिश की बात की गई, और जब इमरान खान साहब कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि बिलवास्ता कोशिश की गई, तो बस हमारे लिए तो इतना काफी है। हमने उनसे ये नहीं पूछा कि किसके थ्रू, किस सोर्स के थ्रू। वो अगली बारी मेरी मुलाकात हुई तो मैं जरूर पूछूंगा, तो भी दस देगा, मगर क्योंकि कायद ने कहा है कि वो ऑफर की गई है तो की गई, व्हिच ही हैज रिजेक्टेड। ही सेड इवन सियासी असीरों के हवाले से शहजाद भाई के उन तक तो अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंची होगी तो आप लोगों के थ्रू ही पहुंची होगी ना कि ये ऑफर है आपके लिए।
नहीं जी, साढ़े हाल तो इस किस्म की और मैं लफ्स बैठा जो है असी साढ़े चो तो कोई बंदा वो करने तैयार कोई नहीं है, कोई ऑफर खान नहीं पहुंचाता। जेल है, हर कोई आता जाता है और उनकी जेल है तो पहुंचा देता उन्होंने कोई मैसेज मुझसे, मैं की कह सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साल 2024 पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक साल रहा है, क्योंकि मुल्क एक मरतबा फिर दहशतगर्द कार्रवाइयों का शिकार रहा है। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 685 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में 1600 से ज्यादा इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। मजीद तशवीश की बात यह है कि साल 2024 में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अमवात की तादाद गुज़िश्ता 9 साल की सबसे ज्यादा अमवात रही हैं। लेकिन इन कार्रवाइयों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं उनमें 925 दहशतगर्द भी मारे गए। इसी हवाले से आज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि चंद रोज कबल सरहद पार से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी कशीदगी वाज़ेह है। पिछले दिनों अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। और इसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पाक अफगान सरहद पर अस्करियत पसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की भी तस्दीक की है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार कामरान यूसुफ ने। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2024 का साल हमने देखा दहशतगर्दी के एतबार से एक बहुत ही अफसोसनाक साल रहा है। दहशतगर्दी के कई वाकयात जो है हुए हैं, और हमारी ये पोजीशन रही है कि मेजॉरिटी इसमें जो वाकयात है वो क्रॉस बॉर्डर रहे हैं। आज भी हमने देखा एपिक्स कमेटी का जो इजलास था उसमें यह तो कहा गया है कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मामला है वहां पे हम इसको डिप्लोमेटिक भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें, उन पर जोर डालें कि वो अपनी पोजीशन टीटीपी के हवाले से तब्दील करें। जरा बताइएगा ओवरऑल सिचुएशन क्या है, और 2025 में मजीद क्या बेहतर कर सकते हैं दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। आपने कुछ जैसे बताया कि 2024 में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, ये 2014 के बाद एक बदतरीन साल रहा है पाकिस्तान में। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, दहशतगर्दी के कोई 444 वाकयात हुए, फिर उसमें दर्जनों के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और आम जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी उसमें शहीद हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो सवाल आपने किया कि पाकिस्तान जवान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान यही समझता है कि वहां पर जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, और मेजॉरिटी जो अटैक्स हो रहे हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। और पाकिस्तान ये शुरू से बावर कराने की कोशिश कर रहा है अफगान तालिबान को कि वो फैसला करें कि उन्होंने टीटीपी के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान का इंतखाब करना है। लेकिन हमने देखा है कि 3.5 साल के अंदर अफगान तालिबान ने क्लियरली टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार किया है। मुख्तलिफ तजावीज जरूर सामने आई माजी में, जिसमें उन्होंने ये ऑफर किया कि वो टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको रीलोकेट कर देते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से दूर ले जाते हैं। और कल जो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके लिए उन्होंने 10 अरब रुपए मांगे हैं। तो इस पर मैंने ही 2023 में सबसे पहले स्टोरी की थी इस प्रपोजल को लेकर के, लेकिन वो प्रपोजल ही रहा। उसके बाद हमने देखा कि मजीद ये वाकयात हुए। अब जो पाकिस्तान जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि टेंशन अरूज पर गई, एक दफा फिर जरूर कोशिश हो रही है बॉर्डर पे जो भी टेंशन बढ़ी, जो मेरी मालूमात है बिहाइंड द सीन बैक चैनल डिप्लोमेसी के पसे पर्दा जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। उसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान। और पाकिस्तान को किसी हद तक कुछ ना कुछ तवक्को है कि दोनों मुल्कों में कम से कम जो राब्ते हों और कोई उसका हल निकाला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कशीदगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफाद में नहीं है। कामरान, ये बताइएगा कि किस हद तक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब ये रीसेटलमेंट वाला इशू था तो उस वक्त हमने ये कहा था कि तालिबान गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो टीटीपी के लोग चले गए हैं उनको दोबारा पाकिस्तान में रीसेटल किया जाए। अब जब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि क्रॉस बॉर्डर हमें एक्शन करना पड़ रहा है या फिर बॉर्डर एरियाज में एक्शन करना पड़ रहा है, तो उसके बाद इस चीज के चांसेस कितने हैं कि डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल किया जाए, यानी कि तालिबान हुकूमत को कन्विंस किया जाए कि आप अपनी पोजीशन जो है टीटीपी के हवाले से चेंज करें?
देखिए, इसके इम्कानात अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें अफगान तालिबान का, वो तो बहुत कम नजर आते हैं। और उसकी रीजन है कि माजी में तो हम कहते थे कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दो अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, नजरियाती तौर पर भी आपस में ये अलाइंड है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो बिहाइंड द सीन मीटिंग्स होती हैं। अभी भी जब एम्बेसडर मोहम्मद सादिक गए थे काबुल, तो वहां पर जब ये मामला उठाया गया तो अफगान तालिबान की जो क़यादत है वो अपनी मजबूरी भी जाहिर करती है और उन्होंने कस्में भी उठाई हैं कि देखें टीटीपी भले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम उनको इनकरेज नहीं करते वो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के कार्रवाई करें। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है, जब उन्हें कन्फ्रंट किया कि चलें आपकी ये बात हम मान भी लें, लेकिन वो असला जो अमरीकी छोड़ करके गए थे, जो अफगान तालिबान के पास था, वो टीटीपी के पास कैसे पहुंचा, तो उस पर उनका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और एक जो मुझे पता चला है कि कुछ जो तालिबान अफगान तालिबान की जो क़यादत है वो इस वजह से भी परेशान है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर एक सेल्फ इतनी ताकतवर हो गई है कि एट टाइम्स जो लोग उनकी मुखालफत करते हैं उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि जिन्होंने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो उनको टीटीपी वालों ने नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अफगान तालिबान का इतना असर रसूख है टीटीपी के ऊपर कि अगर वो संजीदगी के साथ एफर्ट करें तो इस मसले को हल किया जा सकता है। अफगान तालिबान के अंदर भी इस मामले में इख्तिलाफ है। एक ग्रुप है जो समझता है कि टीटीपी ने क्योंकि हमारा साथ दिया जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद थे, हमारे वो मेहमान हैं, हमें उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरी तरफ जो बड़ी पिक्चर देखने वाले अफगान तालिबान की क़यादत है, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हमारी इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो सकती, हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर वो जो तबका है अफगान तालिबान का जो पाकिस्तान के मामलात को संजीदगी से एड्रेस करना चाहता है, उनको कम से कम कन्विंस किया जाए, वो नंबर्स बढ़ाए जाएं और वो अफगान तालिबान के उन लोगों के ऊपर दबाव डालें जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं ताकि इस मसले का हल किया जाए। तो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2024 में हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात बड़े चैलेंजिंग यह था पाकिस्तान के लिए। 2025 में भी अब देखना है कि जो अज़म दोहराया गया है कि दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और उसी से अमन बहाल होगा। देखते हैं इस हवाले से अब हमारी क्या अप्रोच आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।